हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आपने बहुत टाइम से डिमांड किया था कि सर लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन में हमें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे दे दीजिए ताकि आप उसको लास्ट मिनट इफेक्टिवली रिवाइज कर सकें। तो आपका वीडियो आपके सामने हाजिर है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला इन वन शॉट ओनली एंड विल ट्राई के सारे फॉर्मूला तो खैर हम करेंगे ही करेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी बार वो सवाल वो क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है और कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपका निकलना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। टाइम का बहुत बड़ा खेल है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में, और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर फॉर्मूला समय पर याद नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपके साथ में। पहला देखिए आपके सामने क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या देखिए इसमें फॉर्मूला, सबसे पहले हमें पढ़ते हैं कि इसमें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आता है हमारे पास कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैसेस वॉल्यूम्स और एवोगैड्रो। अब यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक सवाल 2025 में 25 में ही यही पूछा गया था कि स्टार्टिंग के जो तीन लॉज हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहां पे डाल्टन की जो थ्योरी है वो फॉलो नहीं होती है। किसकी? यहां पे डाल्टन की थ्योरी फॉलो नहीं होती है, बाकी वो वॉल्यूम में, गैसेस वॉल्यूम में और एवोगैड्रो में फॉलो होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने देखा कि कुछ मास रिलेटेड फॉर्मूले आपको यहां पे पढ़ने होते हैं। क्या? मास रिलेटेड फॉर्मूले, जिसमें से पहला होता है आपके पास एवरेज एटॉमिक मास। कि आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे लेते हैं, तो देखिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। आप लिखते हैं कि परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज के टर्म्स में एवरेज निकालना है तो इट इज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, फिर आप करेंगे परसेंटेज ऑफ सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपका एवरेज निकल के आता है। और अगर आप इसे रेशियो के टर्म्स में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि रेशियो, अगर सपोज आपको एक बोला गया कि आपको, मैं आपको ऐसे इसमें करके दिखाता हूं कि आपको क्लोरीन का 2 रेशियो दिया गया 3:1, और 3 वाला किसके लिए है? 3 वाला आपका 35 के लिए है, या आपका 37 के लिए, फॉर एग्जांपल ऐसे कहा गया। तो देखिए, अगर इसके पास ये जो आपके सामने रेड में कलर में जो इंफॉर्मेशन, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप कैसे करेंगे रेशियो? देखिए, आप बोलेंगे सर इट विल बी 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो विल बी 4, और यह आ जाएगा आपका किसका? विल बी इक्वल टू 35.5 के बराबर। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करते हैं। दूसरा देखिए, हमारे पास कुछ डेफिनेशन डायरेक्टली यहां से सवाल आ सकता है। सीधा सीधा पूछेगा कि आपका 1 AMU कितना होता है, तो ये लीजिए, ये कैलकुलेट कर रखा है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। अगर बहुत अच्छे से याद रखना है तो मैं कहूंगा, देखिए आप इस चीज को याद रखिए कि आपका 1 AMU किसके बराबर होता है? ये एक्चुअली आपका 1/Na के बराबर होता है। यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्टली, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि आपका जो 1 AMU है, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू योर 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na। तो आपका ये 1 AMU का फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक। फिर देखिए, आपके मोल कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल यहां से बनते हैं। जैसे कि पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, और आप कहते हैं कि इट इज गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर भी इसे लिख सकते हैं। आप इसे गिवन पार्टिकल्स अपॉन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, और आप इसे गिवन वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन 22.4 भी कह सकते हैं। ये ऑलरेडी आप फॉर्मूला आपके नोन में है। फिर देखिए, दूसरा टाइप का जो सवाल होता है वो होता है रिलेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो आप बोलते हैं देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, दैट इज ये क्या हो गया? ये हो गया आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है और आपका किसमें? आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाता है। फिर देखिए, आप इसमें देखते हैं कि स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट आपको इसमें देखना होता है। कैसे निकालते हैं भाई? सपोज मैंने आपसे कहा कि इसका आपको 1 मोल गिवन है, इसका भी 1 मोल गिवन है, तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो मैं कहूंगा देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का मतलब ये होता है कि आप इसको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जैसे पहला मैंने आपको दिया, ये 1 मोल है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 1 से, और इस 1 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो आप जानते हैं 1 आपकी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 1/3 आपकी छोटी वैल्यू है, तो मैं कहूंगा ये आपका क्या है? ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, आपके पास है बेटा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं सेम इक्वेशन आपके सामने है, देखिए ये इक्वेशन आपके सामने है, अगर मैं इसे मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जाता तो मैं बोलता कि देखिए 1 मोल ऑफ A विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B एंड विल गिव
3 मोल ऑफ सी। लेकिन अगर आपके सामने इक्वेशन ऐसी है तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी क्या होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है इट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। कुल मिला के आप इसे ये भी कह सकते हैं, देखिए एन फैक्टर की अगर वैल्यू निकालनी है तो एसिड के लिए आपको काउंट करने पड़ते हैं क्या H प्लस, बेस के लिए काउंट करने पड़ते हैं OH माइनस, किसी एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। एक तरीका और एक क्वेश्चन और आता है किससे, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से। क्या देखिए इसका एक क्रोनोलॉजी हमें बनानी पड़ती है। हम देखिए जैसे कार्बन यहाँ पे 52.5 दे रखा है, तो मैं क्या कहता हूं कि परसेंटेज को वेट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आप क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आप बोलते हैं कि देखिए कार्बन 52.4 है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, इट इज 52.4 डिवाइडेड बाय 12 और ये आपका लगभग 12 4 जा 48, लगभग ये 4.1 या फिर 4.2 के आसपास आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका बेटा 13 बाय, इसको करेंगे 1, ये आपका 13 के बराबर ही आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका 34.8 डिवाइडेड बाय 16 के बराबर आ जाएगा, कितना, डिवाइडेड बाय 16। हम जाते हैं अप्रोक्सीमेटली ये आंसर 2.1 के आसपास आना चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है, 2.1 ही है, तो सबको आप 2.1 से डिवाइड कर देंगे। इसको आपने 2.1 से डिवाइड किया, इसको भी 2.1 से किया और इसको भी 2.1 से डिवाइड किया, बिल्कुल सही बात है। और ये आंसर देखिए इसका रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो मैंने कहा ये 2 टाइम्स है, ये भी आपका 1 टाइम्स हो जाएगा। और 13 को आप 2.1 से, देखिए अगर आप 4 होता तो 4 3 जा होता है तो ये लगभग आपका शायद 1.5 के आसपास चला जाएगा। कितना चला जाएगा, ओ सॉरी नॉट 1.5, ये आपका 6 टाइम्स चला जाएगा। कितना, ये आपका 6 टाइम्स चला जाएगा लगभग इससे, बिल्कुल ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए इनसे निकल के आ जाएगा आपका कितना, इट विल बी C2H6NO। कितना आ गया ये C2H6NO। अब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर एक बार आ गया तो आप इसका निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और ये कितना आ जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 12 × 2 + 6 × 1 + 16 दैट इज 24 + 6 हो गया 30 + 16 दैट इज 46 विल बी इक्वल्स टू 46। 46 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ चुका है। जैसे ही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया, इसकी एन वैल्यू मैंने कहा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मुझे गिवन है तो मैंने कहा मेरी एन वैल्यू कितनी है, इट इज 92/46 और ये आ जाएगी 2 के बराबर। जैसे ही ये वैल्यू 2 आई, मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलूंगा, कितना हो जाएगा, इट विल बी C4H12 and O2। कितना, इट विल बी C4H12 and O2। तो इस तरीके से हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। यस, चलिए फिर आता है आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वेट रिलेटेड जो भी आपके पास चीजें होती है। सबसे पहले आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसका मतलब है कि कितना सोल्यूट आपके पास है, वजन उसका कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक, फिर देखेंगे आप, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 10% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 है, इसका मतलब आपके पास 10 ग्राम H2SO4 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर 10 ग्राम H2SO4 है इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये होता आपका किसका, ये होता केस आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। फिर देखिए आपके पास केस है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, इसका मतलब होता है कि कितना वजन है आपके पास सोल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक। फिर देखिए मोलैरिटी आती है, दैट इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और अगर वो ml में है तो मल्टीप्लाई करते हैं उसे 1000 से। मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में एक रिलेशनशिप भी है, और इससे सवाल पूछा जाता है, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो यहां से ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, मोलैरिटी का भी फॉर्मूला है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में लिखते हैं। दैट इज अगर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी को क्या करना है, रिलेट करना है, तो आप बोलेंगे कि जो आपकी डेंसिटी होती है, जो आपकी डेंसिटी होती है, इट इज मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर ये रहता है। ठीक बात, चलिए फाइनली मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन मुझे सोल्यूट के निकालना है तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल्स टू काई बी इनटू 100 अपॉन 1 माइनस काई बी। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल यहां से आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। कन्वर्जन वाले फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है, चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पार्टिकल की डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब इसके चार्जेस के बारे में जानते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम चार्जेस है, बस ऑपोजिट साइन है। मास की भी सबको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास है इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये केजी में दिया है। और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल सेम होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक बात है, चलिए फिर देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है और वहां से आपको एटॉमिक मॉडल्स मिलते हैं। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या मिलता है, यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जहां पे R0 की वैल्यू आप लगभग 1.2 फर्मी मीटर के आसपास
रख सकते हैं एंड इट इज r इक्वल्स टू r नॉट इंटू ए की पावर 1/3। उसके बाद बोहर का ऑर्बिटल बोहर का मॉडल आता है। बोहर कहता है सबसे पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, दैट इज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 के बराबर। और फिर वो देखता है कि रेडियस का फॉर्मूला कितना है, इट इज 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, जो कि आपका पिकोमीटर में रहने वाला है। किसमें? ये आपका पिकोमीटर में रहने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर एब्सोल्यूट एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अगर आपको जूल में निकालना है तो इट इज -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस भी इस तरीके से फॉलो करते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम में जैसे आप निकालते हैं, आप बोलते हैं कि 1 बाय लैम्डा मेरा आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर होता है। जो आपकी वेलोसिटी होती है इट इज 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n के बराबर, और जो टाइम पीरियड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर के बराबर। क्या बात समझ में आती है? अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके? हाफ ऑफ पोटेंशियल की एनर्जी के बराबर वो होती है। बिल्कुल सही, ठीक बात है। फिर देखिए उसके बाद हम टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें आपको फॉर्मूला कोई देखना नहीं होता। हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला के हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना होगा। सबको पता है कि ये आपका n1 n2 n3 n4 एंड सो ऑन इस तरीके से वैल्यू होती है। फॉर्मूला बेटा आपके पास कुछ ऐसा है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको n1 और n2 की वैल्यू देखनी होती है। कैसे देखते हैं? हम कहते हैं देखिए अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि आपको लिमिटिंग लाइन निकालनी है, क्या पूछा जाए? अगर आपसे ये पूछा गया कि आपको लिमिटिंग लाइन निकालनी है तो n1 की वैल्यू आप n लेते हैं जिस भी आप नंबर पे होंगे, और n2 की वैल्यू आप इन्फिनिटी लेते हैं। ये सेम केस है किसका? ये सेम केस है आपका मैक्सिमम एनर्जी या फिर मिनिमम लैम्डा का भी। और अगर आपको मैक्सिमम लैम्डा या फिर मिनिमम एनर्जी पूछी है तो आप जिस लेवल पे उस लेवल पे ही रहिए, दैट इज n1 की वैल्यू n रखिए और n2 की वैल्यू बस 1 प्लस कर दीजिए। ये केस बनता है मिनिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ का। ठीक बात? चलिए देखिए यहां से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी फॉर्मूला आता है, दैट इज जो आपकी टोटल एनर्जी होती है इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वेव प्लस वर्क फंक्शन के बराबर। ठीक, चलिए फाइनली देखिए हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बढ़ते हैं, जहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलती है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, और यहां पे बोला जाता है कि जो लैम्डा होता है इट इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए तो इट इज h अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और यहाँ पे 2 पाई r किसके बराबर? n लैम्डा के बराबर भी होता है। फिर यहाँ पे आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पे हम कहते हैं कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h अपॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। आपका यहां से रेडियल नोड्स के फॉर्मूले आते हैं, दैट इज रेडियल नोड आपका बेटा n माइनस एल माइनस 1 के बराबर, एंगुलर नोड आपका l के बराबर, और टोटल नोड आपके n माइनस 1 के बराबर होते हैं। ठीक, यहां से आते हैं फिर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, जो कि एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई है, तो आप इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज जो आपको क्वांटम नंबर्स हर बार पूछे गए हैं, दैट इज अगर n आपकी साइज और एनर्जी को बताता है, आपकी l शेप को बताता है, और इसकी वैल्यू सबको पता है, दैट इज अगर ये 0 है तो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है, और 3 है तो f है। यहाँ पे l की जो मैक्सिमम वैल्यू है n-1 के बराबर रहती है, और अगर बात करूं m की तो इसकी वैल्यू -l से लेके +l तक जाती है। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल को आपको ये फॉर्मूले, बस फॉर्मूले के हिसाब से आपके सामने ये जो चीज है बस ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपका जो ऑर्बिट होता है या फिर शेल होता है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो सब कुछ सेम ही है क्वांटम में, दैट इज वो n के बराबर होती है। जो आपके ऑर्बिटल्स इन शेल है, यानी कि एक शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, वो आपके n स्क्वायर के बराबर होती है। और जो टोटल ऑर्बिटल इन सब शेल है, ये देखो ये तो शेल में, ये किसमें? ये आपके शेल में, दिस इज इन अ शेल, और ये किसमें? ये आपके सब शेल में, इट इज इन सब शेल, ये आपकी सब शेल में। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, मैं लिख दूं 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर आपसे इनमें इलेक्ट्रॉन पूछे गए, अगर इनमें आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए तो आप उसमें बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या था कि m की वैल्यू थी 2l + 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी? ट्वाइस ऑफ 2l + 1। यहाँ पे था ये n स्क्वायर और यहाँ पे था ये 2n स्क्वायर के बराबर। एक और इंपॉर्टेंट सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया रिलेटेड टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये कितना होता है? इट इज एक्चुअली अंडर द रूट l इंटू l + 1 इंटू h अपॉन 2 पाई के बराबर ये निकल के आता है। क्या बात समझ में आती है? ठीक बात है। फिर देखिए अल्टीमेटली हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने है। यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि आपके स्टेट फंक्शन, 5 फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन जो आपके सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मतलब एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये वर्क और हीट है, और ये आपके बाकी के स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव देखिए आपके पास जो आपके मास या फिर मोल पे डिपेंड करते हैं, एडिटिव होते हैं। इंटेंसिव जो आपके नॉन एडिटिव होते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ मास होते हैं। ठीक बात है। चलिए
अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हम कहते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और ये नीट 2026 से ही पूछा गया था। जो डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी होती है, और ये वैल्यू आपकी एक्चुअली क्यू वी के बराबर होती है, दैट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच आपका क्यू पी के बराबर होता है, दैट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला जो कॉलम है बेटा, इट इज फुल ऑफ पी वाई क्यूज, दिस कॉलम इज फुल ऑफ पी वाई क्यूज, यहाँ पे पी वाई क्यूज भर भर के हैं, ठीक है। 2026 और 2024 दोनों के पी वाई क्यू थे। फिर आता है आपके पास हीट कैपेसिटी, जो कि होती है आपकी डी क्यू बाई डी के बराबर, मोलर हीट कैपेसिटी जो कि आपकी हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एन के बराबर होती है, स्पेसिफिक जो कि हीट कैपेसिटी अपॉन वेट के बराबर होती है, ठीक बात है। ये दोनों ही आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और यहां से एक शॉर्ट ये लिख दूं मैं यहाँ पे, एक शॉर्ट फॉर्मूला हर साल किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर आप बोलेंगे इट इज डेल्टा एन जे आर टी के बराबर, जहां पे डेल्टा एन जे क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। सही बात है, ओनली गैसेस नॉट एनीथिंग एल्स। अगर आपको वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला गया है, तो आपको कभी भी अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा गया तो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज माइनस पी डेल्टा वी के बराबर। लेकिन अगर रिवर्सिबल के लिए पूछा गया, तो अगर वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, क्या है, अगर वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो इट इज माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन। और अगर वो एडियाबैटिक है तो इट इज एनसीवी डेल्टा टी, या फिर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन के बराबर। गामा यहाँ पे पॉइजन रेशियो है, दैट इज सीपी अपॉन सीवी, ठीक बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अगर आपके पास रिवर्सिबल है तो ये बड़ा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज एनसीपी डेल्टा टी एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। अब इसका वेरिएशन आप किस तरीके से देखते हैं, अगर ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो ये डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि टी टू बाई टी वन बराबर रहता है, एल एन आपका 0 हो जाता है, तो डेल्टा एस आपका सिर्फ एन आर एल एन वी टू बाई वी वन के बराबर आ जाता है। ये हमने कहां से निकाल के देखा है, ये हमने वैल्यू यहां से निकाल के देखी है, ठीक बात है, मतलब यहां से निकाल के देखी, ये वैल्यू यहां से निकाल के देखी। फिर मैंने इसी का देखिए, अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो डेल्टा सिस्टम का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर फाइनली हमारे पास आती है गिब्स फ्री एनर्जी, तो मैं कहता हूं कि आपका जो डेल्टा जी है, इट इज एक्चुअली डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर ये होता है। ये नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस होती है, पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 होती है तो ये इक्विलिब्रियम में होती है। डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के बराबर भी होता है, और यहां से आप काफी सारे रिलेशनशिप इसमें डेवलप कर सकते हैं। फाइनली ये टेबल जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आपको ये टेबल याद रखनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से फॉर्मूला आने, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर मैंने रख दी थी, ठीक बात। चलिए बात करते हैं बेटा थर्मोकेमिस्ट्री की। तो थर्मोकेमिस्ट्री का जो जितना भी पीडीएफ है ये आपके सामने है। थर्मोकेमिस्ट्री का एक एक पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपसे डेल्टा एच फॉर्मेशन पूछा गया तो सबसे पहले जो आप चीज ध्यान रखते हैं वो कि एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। किसके लिए, एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इन ऑप्शंस में हम मार्क करने अब जा रहे हैं कि कौन आपका फॉर्मेशन है या नहीं है। देखिए, ये 2 मोल के लिए है तो ये फॉर्मेशन नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स मेंशन्ड नहीं है, और तीसरा वाले में आपका क्योंकि 1 मोल गैस सब्सटेंस बन रहा है तो ये आपका है, दिस इज आपका क्या है, ये आपका फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं यहां से कंबशन के, तो कंबशन किसके लिए डिफाइन होता है, ये 1 मोल रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल रिएक्टेंट। तो देखिए, ये आपके पास गैसियस है और कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंबशन का एग्जांपल है, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है। ये भी आपका एक कंबशन का एग्जांपल हो सकता है, दैट इज कार्बन प्लस हाफ O2। नहीं, एक्चुअली ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या है, ये आपका इनकम्प्लीट कंबशन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल सही बात है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर बात करूं कि आपकी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, तो याद रखना डेल्टा एच रिएक्शन हमेशा एक बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए डिफाइन किया जाता है। किसके लिए, एक बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए डिफाइन किया जाता है। यानी कि इनमें से अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, तो पहली वाली देखिए आपकी नहीं है एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट्स मेंशन नहीं है। दूसरी वाली भी नहीं है, अगर स्टैंडर्ड स्टेट मेंशन होती तो हो जाती। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, हाँ जी, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, लेकिन 2 मोल्स के लिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने मोल्स के लिए, लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशन तो है, इट इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर 2 मोल्स। ये वाली भी है और ये 1 मोल के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में फर्क होता है, और किसमें, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में और फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन हमेशा एक के लिए, और थर्मल केमिकल इक्वेशन कितने भी के लिए भी हो सकती है, ठीक बात है। न्यूट्रलाइजेशन देखिए, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हमेशा आती है -57.1 के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। इसका एक्सेप्शन HF है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो एक्सेप्शन है इट इज HF, और इसके लिए जो वैल्यू आती है इट इज -68 किलो जूल के बराबर। याद रखना, अगर आपकी वैल्यू 57.1 से जितनी कम होती रहेगी, यानी कि आपने उतना कम वीक, यानी कि उतना ज्यादा वीकर आपने एसिड या फिर बेस लिया है न्यूट्रलाइजेशन के केस में।
रेजोनेंस एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो हम कहते हैं जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड, यानी कि एक्सपेरिमेंट कितनी आई है, यानी कि ऑब्जर्व कितनी है माइनस कैलकुलेटेड, वही आपकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। यह है देखिए किसके टर्म्स में, यह फॉर्मेशन के टर्म्स में, और क्या कंबशन के टर्म्स में क्या है, इट इज कैलकुलेटेड माइनस एक्सपेरिमेंटेड, यानी कि कुल मिला के आपको जो आंसर है वो इस तरीके से निकालना होता है। ठीक, इट इज ऑल अबाउट कि आप आंसर क्या निकालते हैं। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात की जाए, बॉन्ड एंथैल्पी भी बेटा आपकी किसके लिए, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए डिफाइंड होती है, और इट इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं, यहां पे जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है, इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फाइनली हम डेल्टा एच सॉल्यूशन में बनते हैं। सॉल्यूशन देखिए आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपका हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी के बराबर। कितना, इट इज इक्वल्स टू, एक्चुअली इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी। तो अगर ये सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस है तो इसको मैं कहता हूं ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है, और अगर ये सॉलिड से सिर्फ सॉलिड रहा तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा हाइड्रेशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर फाइनली मैं हेस लॉ पे बढ़ता हूं, तो हेस लॉ का मतलब है कि आपको अल्टीमेटली एक रिएक्शन तक पहुंचना है, दैट इज ए से आप बी गए, बी से सी गए, और अगर आप ए से सी डायरेक्ट जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका जो डेल्टा H3 होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। और आप डेल्टा एच रिएक्शन का बोलते हैं इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पूरी की पूरी, लेकिन इसके सिर्फ दो एक्सेप्शन है, एक है आपका कंबशन और एक है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिन दोनों में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ही सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। अरे क्या आपको इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट होता है और आपके पास एक प्रोडक्ट होता है। तो मैं कहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आता है, और इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो मैं कहता हूं मेरा जो के इक्विलिब्रियम है, इट इज एक्चुअली के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, दैट इज प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, सम कंसंट्रेशन जो भी आपका स्टोइशियोमेट्री होगा अपॉन रिएक्टेंट का जो भी स्टोइशियोमेट्री होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से देखिए मैं डिफाइन करता हूं, अगर मेरे पास मान लीजिए एक ऐसी एक हेबर्स प्रोसेस अगर मुझे गिवन है, तो इसके लिए मैं कैसे डिफाइन कैसे करूंगा कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इसका रेज टू द पावर 2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री आपकी 2 थी, बिल्कुल सही बात है, अपॉन N2 क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, और इनटू H2 का क्यूब क्योंकि H2 कितना है, 3 गिवन है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से देखिए मैं केपी को भी डिफाइन करता हूं। केपी यूज होता है केसी के जगह जब गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे प्रेशर एक बेटर टर्म है, सूटेबल टर्म है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ NH3 उसका स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। सही बात है। ठीक, तो देखिए केपी के भी केसी रिलेशनशिप हर साल कुछ ना कुछ तरीके से सवाल पूछा जाएगा, चाहे स्टेटमेंट में, चाहे असर्शन रीजन में, चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्म में। दैट इज केपी इज इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी, एंड डेल्टा एनजी इज अगेन इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए इसमें एक टर्म और है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप अल्फा को हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं कि आप हमेशा इसमें 1 रखेंगे, इसमें 0 0, फिर आप बोलेंगे हमेशा 1 में से अल्फा माइनस कीजिए, तो ये अल्फा हुआ और ये भी आपका अल्फा हुआ। और क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन निकालनी होती है, सबको वॉल्यूम से जरूर डिफाइन कीजिए, डिवाइड हमेशा वॉल्यूम से करना होता है। हम ये लास्ट वाला स्टेप हमेशा क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, करना पूरा है, और इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऐसी है, तो इट इज 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 अल्फा, और ये जाएगा आपका 2 अल्फा के बराबर। ठीक बात। चलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कंसंट्रेशन का और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसका, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो मैं कहूंगा कि देखिए जो आपकी कंसंट्रेशन आ रही है कि ये जो है आपका, ये आपके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम टाइम। ये भी आपकी इक्विलिब्रियम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम टाइम, क्योंकि कांस्टेंट हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कांस्टेंट, नॉट इक्वल, क्या हो रही है, कांस्टेंट। और यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है कांस्टेंट हो रही है, ये भी कांस्टेंट हो रही है। ये तीनों किस चीज के एग्जांपल, तीनों कांस्टेंट के एग्जांपल है। लेकिन रेट में मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम तभी आपका अचीव हो सकता है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। तो यहाँ पे मुझे रेट चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे रेट चाहिए इक्वल, और बाकी जगह में मुझे कंसंट्रेशन कैसे चाहिए, वो चाहिए मुझे कांस्टेंट। वर्ड्स में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन और रिएक्शन क्वेश्चन की। देखिए एप्लीकेशन का पार्ट ये है कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट इज इट इज ग्रेटर देन 1000, तो मैं कहता हूं रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। अगर वो बहुत छोटी है तो मैं कहता हूं कि रिएक्शन मेरी बैकवर्ड की तरफ है। ठीक है, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम टाइम पे, हम रिएक्शन क्वेश्चन को सेम तरीके से डिफाइन करते हैं, बट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम में हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्यूसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है केसी से, तो मैं कहता हूं रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिएक्शन हमेशा केसी की तरफ जाएगी। तो आप एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मान लो कि ये जो के है, केसी है, इन सब की वैल्यू मैं 5 मान लेता हूं, तो क्यूसी की वैल्यू अगर 10 है तो ये 10 से 5 की तरफ आ रहा है, एक हायर वैल्यू से लोअर की तरफ। क्या बोला मैंने कि 10 से 5 की तरफ आ रहा है, एक हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू कम है, यानी कि अगर 1 से 5 तक आ रहा है,
तो इसका मतलब ये एक छोटी वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो इट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर दोनों इक्वल है तो रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे ही मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए एक और एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसका केसी एक्स के बराबर है, तो अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, आपने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, देखिए आपने सी को पलट, मतलब 2C को प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट ले आए, तो आपका केसी क्या हो जाता है, ये इनवर्स हो जाता है। ऊपर से अगर पहली वाली रिएक्शन में मैंने हर जगह n मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने हर चीज को n से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है थर्ड वाली इक्वेशन में, तो आपका केसी कितना हो जाएगा, इट विल बी x रेज टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n। ठीक है। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि डेल्टा जी आपका डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के बराबर होता है, और एट इक्विलिब्रियम आपकी डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, एंड योर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी के बराबर ये हो जाता है। बिल्कुल ठीक। चलिए फिर देखिए, अच्छा यहां से एक फॉर्मूला मुझे और करना था, यहां पे लिख देता हूं ताकि मुझे वो आगे ना बताना पड़े कि आपका जो डेल्टा जी नॉट होता है इट इज एक्चुअली माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर भी होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं आपको बता दूंगा एक बार, पर मैं यहाँ पर भी लिखवाई देता हूँ। ठीक। आइए नेक्स्ट बेटा आपके सामने आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप जो चीज याद रखेंगे, सबसे पहले आपके पास के ए और के बी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो के डब्ल्यू के बराबर होती है। कितनी, के डब्ल्यू के बराबर। फिर उसमें देखिए आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपका यहाँ पे पी एच प्लस पी ओ एच किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू, और वो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना, 14 के बराबर है। ठीक बात। हम 4 टाइप के एसिड इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स ये रहे, ये आपके पास एसिटिक एसिड HCN, और ये क्या हो गया, बोरिक एसिड। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने ले लिया HCl H2SO4 और HNO3। एक और लिख दीजिए यहाँ पे HClO4 ताकि आपको दिक्कत ना हो, यही गिने चुने पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक बात। फिर आपके पास वीक बेस के एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, और क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल है NaOH, CSOH, KOH और बेरियम का हाइड्रोक्साइड। फिर हम करेंगे इसका सॉल्ट बनाएंगे। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो हम बोलेंगे ये एक न्यूट्रलाइजेशन का केस, इसका एक न्यूट्रलाइजेशन का केस है। मैं उसमें क्या करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवाऊंगा, और उसमें मैं कैलकुलेट करता हूं इसका M1 V1 और N फैक्टर। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट। में दोनों के कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ X एंड दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Y। फिर मैं देखूंगा दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट किसके ज्यादा है। अगर दोनों के बराबर है, अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, तो मैं कहूंगा मेरा pH 7 आएगा और ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। कैसा, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। लेकिन ये भी हो सकता है अगर x का ग्राम इक्विवेलेंट y से ज्यादा है तो सोल्यूशन मेरा कैसा आएगा, ये मैं बोलूंगा मेरा सोल्यूशन एसिडिक है, और इस तरीके से H प्लस की कंसंट्रेशन दी जाएगी, दैट इज x माइनस वाई अपॉन V1 प्लस V2। और अगर सोल्यूशन मेरा, अगर मेरा ग्राम इक्विवेलेंट y का ज्यादा है, दैट इज बेस का ज्यादा है, तो मैं कहूंगा सोल्यूशन मेरा बेसिक है, और उस टाइम पे मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालता हूं, एंड इट विल बी y माइनस x अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक बात है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस। अगर मेरे पास सिर्फ एक वीक बेस है, क्या है, सिर्फ मेरे पास एक वीक एसिड है, सॉरी बेस नहीं, सब मेरे पास एक वीक एसिड है, तो डायरेक्टली इसमें आप याद रखेंगे, सब कुछ छोड़िए, आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि पीएच मेरा हाफ pKa माइनस log C के बराबर होता है। ठीक। और अगर मेरे पास सिर्फ एक वीक बेस है तो मैं कहूंगा मैं पीएच नहीं, उस केस में मैं क्या निकालता हूं, पीओएच निकालता हूं, एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKb माइनस log C के बराबर। ठीक है। इस माइनस साइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक। अब बात आती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। तो देखिए सॉल्ट, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जैसे कि NaCl और KCl, यहाँ पे पीएच बेटा कितना, 7 के बराबर ही आता है। हेयर पीएच इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक बेस है, तो याद रखना अगर वीक बेस है तो इसके लिए सिर्फ Kb डिफाइन होता है, और मैं क्या बोलता हूं जो आपका पीएच है इट इज 7 माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। अगर मेरे पास एक वीक एसिड है तो इसके लिए सिर्फ Ka डिफाइन होता है, एंड pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa नॉट Kb, इट इज हाफ ऑफ pKa। ये Kb नहीं होगा, इट इज हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। जहां जहां पे एसिड आएगा वहां पे प्लस का साइन आएगा, बेस में नेगेटिव का साइन आएगा। तो मैं कहूंगा आपका जो वीक एसिड और वीक बेस है उसके केस में पीएच आपका हाफ pKa माइनस हाफ pKb के बराबर ये हो जाएगा। एंड दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम, सिर्फ उसका सॉल्ट वाला पार्ट। फिर देखिए हम बफर बोलते हैं। मैं कहता हूं बफर मेरे पास दो टाइप के, एक होता है मेरे पास बेसिक बफर और एक होता है मेरे पास एसिडिक बफर। देखिए बेटा बफर का टाइप कैसे डिफाइन किया जाता है, बफर का टाइप जो डिफाइन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या यूज किया। अगर आपने एक वीक बेस यूज किया है और उसके साथ कॉन्जुगेट है, उसने कहा सॉल्ट है, तो ये एक बेसिक बफर है, और उसके केस में हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन में पीओएच की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, पीओएच, व्हिच इज इक्वल्स टू पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सही बात है। लेकिन अगर आपने सपोज एसिडिक बफर बनाना है तो हम कहेंगे कि आप एक वीक एसिड को यूज करेंगे एंड उसका सॉल्ट यूज करेंगे। तो इस केस में आपके पास वीक, मैंने एसिड लिया क्या, एसिडिक एसिड, और उसका एक सॉल्ट लिया है,
और इस केस में क्योंकि एसिड है तो हमने पीएच कैलकुलेट किया है, एंड पीएच विल बी इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यस और नो? बिल्कुल ठीक बात। चलिए बात करते हैं फिर फाइनली सॉल्युबिलिटी को। हम कहते हैं कि देखिए आपके पास इस टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है तो इट इज ए प्लस बी, और हम कहेंगे केएसपी आपका एस स्क्वायर के बराबर है। अगर आपका ए बी टू टाइप का सॉल्ट है तो इट इज एस एंड टू एस, तो केएसपी आपका 4s क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। इसी तरीके से अगर ए टू बी थ्री टाइप का सॉल्ट है तो इट विल बी एस 2s एंड 3s एंड इट विल बी 108 s टू द पावर 5 के बराबर। फिर देखिए सिमिलरली जैसे मैंने आपको रिएक्शन क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे आता है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि केएसपी और आयनिक प्रोडक्ट। अगर बेटा आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी दोनों बराबर है तो मैं कहूंगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, यानी कि बिल्कुल इक्वल सॉल्यूशन एक बन चुका है। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो यानी कि अगर मेरी सॉल्व में अभी आप उसमें क्या कर सकते हैं और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक बात है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इट इज सॉल्युबल सॉल्ट। अगर केएसपी आपका कम रहा और आयनिक प्रोडक्ट आपका ज्यादा रहा, यानी कि आपने उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, आपने उसको सुपर सैचुरेट कर दिया है, और एक्चुअली आपका यहाँ पे पीपीटी कहीं ना कहीं बन रहा होगा। यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका पीपीटी फॉर्मेशन ये हो सकता है। ठीक बात। फिर आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। मान लीजिए आपके पास NaCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। किसका है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सबका कंसंट्रेशन Cc होगा बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। अगर उसमें एक आप क्या करते हैं, आपने उसमें डाला एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो कैल्शियम 2+ की जगह मैंने S लिखा, 2Cl- की जगह मैंने 2S+C लिखा, और अल्टीमेटली KSP लिख दिया आपका कितना, S इंटू 2S+C का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू को मैं कहूंगा दिस वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यहाँ पे C हमेशा ज्यादा होता है किससे, 2S से, या फिर कोई भी अगर यहाँ पे 2S की जगह कुछ भी हो। फाइनली KSP आपका आ जाएगा S इंटू C स्क्वायर के बराबर, और जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आती है इट इज KSP/C² के बराबर। आपको डायरेक्टली एज इट इज भी ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दैट इज S विल बी इन दिस केस KSP/C² के बराबर ये हो जाएगा, दैट इज S। यस, ठीक बात। आइए नेक्स्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है, पहला आता है हमारे पास हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में ये कहता हूं कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, हेनरीज लॉ कैसे किसके लिए डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है आपका गैस इन लिक्विड के लिए। किसके लिए? इट इज डिफाइंड फॉर गैस इन लिक्विड। सही बात है। तो देखिए मैं कहता हूं यहाँ पे पीएच आपका केएच इंटू काई के बराबर होता है। काई को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कहते हैं और केएच को हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2024 में ये सवाल पूछा गया था कि केएच आपका कैसा होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इस पर न्यूमेरिकल बना लो। अगेन एक एनसीईआरटी का हाईलाइट पॉइंट है, मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना जब बता ही रहे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे। ये आपका सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ रहता है किसके लिए, कुछ गैसेस के लिए। अगर यहाँ पे एक गैस और बनाना चाहें, अगर आप CO2 भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे CO2 को भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बेटा डिफाइन होता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है, इट इज प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, and partial pressure of A is actually P naught A chi A and PB is P naught B chi B। तो हम इसलिए कहते हैं कि राउट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट लॉ क्या है? ये हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस होता है। सही बात। चलिए बात करते हैं कोलिगेटिव की प्रॉपर्टीज की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक्चुअली आपके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। किस पे? अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक बात। तो जैसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? तो पी नॉट ए माइनस पी आप अपॉन पी नॉट है, यानी कि जब रिलेटिव मैंने किसके टर्म्स में देखा है, मैंने देखा है आपका प्योर सॉल्वेंट के टर्म्स में, तो आपका ये काई बी के बराबर आता है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्यूशन के टर्म्स में देखूं, किसके टर्म्स में? सॉल्यूशन के टर्म्स में देखूं, तो ये सिर्फ एनबी अपॉन एनए के बराबर आता है। ये दोनों ही टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम कर सकते हैं। सही बात है। बात की जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो इट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी एम के बराबर, और यहाँ पे आई इज व्हाट, देयर आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, आई आपका वेंट ऑफ फैक्टर होता है। सिमिलरली लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड हियर डेल्टा टीएफ इज आई इंटू के एफ इंटू एन के बराबर, और फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। यानी कि आई वर्ड बहुत यूज हो रहा है। आई क्या होता है? आई होता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ आयंस एक्चुअली में कितने हैं, क्या ये उतने हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, या उससे कम है या उससे ज्यादा है। देखिए आई की वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप पहला केस देखेंगे यहाँ पे, ये एक डिसोसिएशन का केस है। अगर आपने एक मॉलिक्यूल से बहुत सारे वैल्यू मॉलिक्यूल्स बनाए हैं तो एक डिसोसिएशन का केस है, यहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। और अगर आप दूसरा केस देखेंगे तो ये एक एसोसिएशन का केस है। किसका? ये एक एसोसिएशन का केस है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से कम आती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों तरीके से आई कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और सोल्यूशन में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ये चैप्टर का थ्योरेटिकल है, आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी होगी। ठीक बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो फॉर्मूले वाइज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मूला भी करके जाते हो तो शायद एक क्वेश्चन आपका बढ़ ही जाए। कंडक्टेंस आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इट इज एक्चुअली 1/r के बराबर, इसकी यूनिट होती है साइमन, और
इट इंक्रीजेज विद डायल्यूशन। कंडक्टेंस हमेशा डायल्यूशन के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो आपका फ्लो है उनका इंक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, हाँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कंडक्टिविटी भी होती है। कंडक्टिविटी दैट इज कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन पर मीटर की यूनिट या फिर साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की यूनिट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे इट डिक्रीजेज डायल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो आपकी के की वैल्यू भी क्या करती है, आपकी के की वैल्यू भी डिक्रीज करती है विद डायल्यूशन। एनसीईआरटी का बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में दो फॉर्मूले हैं। अगर आपकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है तो आप लिखते हैं कापा इंटू 1000 अपॉन एस, या फिर और एम, आप एस और एम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और लैम्डा अगर आपको निकालना है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में तो आप बोलते हैं इट इज कापा इंटू कापा अपॉन 1000 इंटू एम के बराबर। यहाँ पे जो कापा है ये साइमन पर मीटर में है, और ऊपर जो आपका कापा था ये आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। याद रखना कापा ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन। कापा हमेशा क्या, सॉरी, लैम्डा दैट इज मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि आपकी एक्चुअली आयनिंग मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, आपकी आयनिंग मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज व्हाई विद द डाइल्यूशन इट ऑलवेज इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए फेराडेज लॉ। फेराडे का जो पहला सिद्धांत है ये बोलता है कि जितना करंट आप, यानी कि जितना चार्ज आप पास करेंगे उतना ही वेट आपका डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पे Z को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है E अपॉन, यानी कि E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है अपॉन 96500 के बराबर, इट इज इक्वल्स टू E अपॉन 96500। फेराडे का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अब आपने जो पहले करंट डाला था वो आप पैरेलल सीरीज में आप दो सोल्यूशन और रखिए और उन पे डालिए, तो ये जो वैल्यू आती है हमारे ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम आते हैं, दैट इज weight 1 upon equivalent weight 1 is equals to weight 2 upon equivalent 2 is equals to weight 3 upon equivalent weight 3 के बराबर। तो मैं इसमें ये भी कह सकता हूं कि जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट 1, ग्राम इक्विवेलेंट 2 और ग्राम इक्विवेलेंट 3 बराबर हो जाएंगे। अगेन देखिए इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है नर्न्स इक्वेशन। क्या है चीज, नर्न्स इक्वेशन। और नर्न्स इक्वेशन के इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं। देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो इसको इस तरीके से कहा गया है कि E is equals to E naught minus 0.05091 where n is number of electrons है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन द रिएक्शन है 1 अपॉन m की पावर सॉरी mn प्लस, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आपने इलेक्ट्रोड लिया होगा। इसका वेरिएशन कैसा है कि अगर आपके पास एनोड और कैथोड पे रिएक्शन है तो इट इज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक बात है। बात आई कि ये ई नॉट सेल क्या होता है, तो देखिए ई नॉट को हम डिफाइन करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और हमेशा ये ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के होता है, और बाय डेफिनेशन हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करते हैं। अब देखिए इस बार का हाईली प्रोबेबल सवाल कि ये पीएच से पूछा जाए, क्योंकि 2026 में भी इसी के आसपास कुछ सवाल बना दो। ठीक है, वाह, हाँ, वो ऑक्सीडेशन हाफ से बनाता है, इसके आसपास सवाल बन सकता है। जैसे कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो इट इज माइनस 0.0591 इंटू पीएच, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो इट इज प्लस 0.059 इंटू पीएच। और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको पीएच पूछा हो और आपको ई नॉट आरपी या फिर ई नॉट ओपी की वैल्यू पूछ लेगा। सही बात है, कर लेंगे, ठीक बात। फिर देखिए केमिकल काइनेटिक्स, आपका आखिरी चैप्टर, जिससे आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो होगा फॉर्मूले वाइज, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला जो आपको आता है दैट इज, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बोलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको सबसे पहले चीज जो सीखनी होगी यहाँ पे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, आपको एक बार सीखना होगा। दैट इज आपको सीखना होगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। देखना बेटा, अगर आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, यानी कि आपने 2A से अगर आप B तक गए, तो यहाँ पे जो -1/2 dA/dt होता है विच इज इक्वल्स टू, इसको 3 कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस 1/3 dB/dt। दिस इज डिफाइंड एज, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाली क्वांटिटी डिफाइन करूँ, क्या माइनस dA/dt को सिर्फ अगर डिफाइन करूँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दिस इज नोन एज डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और सिर्फ यहाँ पे जो प्लस dB/dt हो जाएगा, ये क्या वैल्यू है, दिस इज अपीयरेंस ऑफ बी, दिस इज नोन एज अपीयरेंस ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जिसके लिए रेट लॉ की वैल्यू होती है A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। इसके लिए हाफ लाइफ होता है T हाफ इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए आप किसी भी यूनिट में आप लीटर की पावर में +1 ऐड करेंगे, आप लीटर की पावर में +1 ऐड करेंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लीटर की पावर में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 इज 0, तो इट इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हाईली प्रोबेबल होता है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकालना।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए आपको सबके सब वैल्यूज याद होनी चाहिए कि आपका a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के बराबर होता है। इसमें ln पुट कीजिए तो ln a इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी, और के टी की वैल्यू होती है 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए के बराबर। ठीक बात है। टी हाफ की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.693 अपॉन के, और अल्टीमेटली यूनिट आप पर सेकंड में से बताते हैं कि इट इज इक्वल टू पर सेकंड। ठीक, अगेन सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, पर जस्ट इन केस आ जाए तो आप लोग इसका याद रखिएगा। इट इज 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट बाई प्लस के टी के बराबर। यहाँ पे टी हाफ इज 1 अपॉन ए नॉट के के बराबर, और यूनिट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, जो सवाल पूछा जाता है इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस। किसके ऊपर पूछा जाता है? सवाल इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस के आप पहले तो ग्राफ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली करने होंगे। जो आपका यहाँ से, क्योंकि ग्राफ से सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अगर मैं के और टी का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है कि आप टी बनाने पे के आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है कि के इज इक्वल टू ए माइनस ए बाई आर टी के बराबर होता है। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं के और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो आपका के बहुत कम होता रहता है। दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। बेटे अब जो ग्राफ बनता है, जो आपको ग्राफ इन दोनों इक्वेशन पे बहुत ज्यादा हर ऑल्टरनेटिव ईयर यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बना के आपको बता देता हूँ। आपको एक ही ग्राफ में बताऊंगा, यहाँ पे दूसरा आप खुद बना सकते हैं। अगर मैं आपको एल के, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ln के और 1 बाई टी के बराबर में कैसा है, तो आप जानते हैं ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ए बाई आर टी के बराबर होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है इट इज, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है इट इज ln ए के बराबर, इट इज ln ए के बराबर, और जो आपका स्लोप होगा इट इज माइनस ए बाय आर के बराबर। बिल्कुल सही बात है। सेम ग्राफ आप लॉग के और 1 बाई टी के बीच में बना सकते हैं, बस याद रखना उसमें इंटरसेप्ट, जो ये इंटरसेप्ट होगा ये लॉग के बराबर आ जाएगा, और स्लोप आपका माइनस ए अपॉन 2.303 आर के बराबर आ जाएगा। दिस इज द स्लोप। बिल्कुल ठीक बात है। फाइनली आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए अगर दो डिफरेंट हमारे पास रेट कांस्टेंट है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू e अपॉन 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 के बराबर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। अरे क्या बात समझ में आती है? तो आई होप बेटा आप लोगों ने ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली टेलीग्राम क्योंकि बैन हो चुका है, तो आपको ये लिंक, ये जो पीडीएफ है, ये आपको आइदर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में दोनों में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको कुछ और हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट है, देखिए आप लोगों की बहुत ह्यूज डिमांड थी कि सर आप एक बार बहुत अच्छे से इसका पूरा का पूरा बता दीजिए कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम एक ही जगह में सारे के सारे फॉर्मूला को लेके आए। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अब बता चुका हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको लास्ट मोमेंट पे इसकी जरूरत है। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको किन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों ना हो, या फिर कंबाइंड एज अ होल केमिस्ट्री में आपको और क्या चीज हम बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।